बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा और आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है और फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स? Uncertainty in quantum particles. Heisenberg uncertainty principle. Explanation of Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty in macroparticles. स्कीम ऑफ लेक्चर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं वीडियो पास करके। स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने से पहले या अनसर्टेनिटी इन क्वांटम पार्टिकल्स पे जाने से पहले आप ये याद कर लें कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। जिस तरह कि आपके पास ये एक सिलेंडर है तो इसके अंदर आपको यहाँ पे स्केल नज़र आ रहे होंगे। तो ये स्केल जो है इसकी मिनिमम रीडिंग है जो इसका लीस्ट काउंट है। और इस सिलेंडर को अगर हम किसी लिक्विड से भर दें और ये यहाँ पे आके ये 20 की रीडिंग को टच कर रहा है, लेकिन इसमें आप देखें कि 20 की रीडिंग से थोड़ा सा लिक्विड आगे निकल चुका है और ये 21 जो रीडिंग है उससे पीछे है। तो अब इसकी जो रीडिंग होगी इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? 20 कंसिडर करेंगे या 21 कंसिडर करेंगे? तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है। हम ये एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। जो हमारे पास मेजरिंग स्केल होते हैं उनका अगर लीस्ट काउंट जितना छोटा हो, जितना कम जो है उसकी ग्रेडिंग हो, कैलिब्रेशन हो, तो इतना उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है मेजरमेंट्स में। आपके पास यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा एक दो स्केल हैं यहाँ पे। तो इसकी जो कैलिब्रेशन है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पॉइंट्स मार्क किए हुए होंगे। इसकी जो कैलिब्रेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें इस स्केल की जो अनसर्टेनिटी है वो कम है, जबकि इस स्केल की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। नॉर्मली हम जो मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, मेजरमेंट्स में जो अनसर्टेनिटी आती है वो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स आ रही होती है। इंस्ट्रूमेंट्स की स्केल्स की वजह से आ रही होती है, उसकी कैलिब्रेशन की वजह से आ रही होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब है एरर इन द मेजरमेंट। तो नॉर्मली एरर इन द मेजरमेंट किस वजह से होती है? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स होती है। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल्स की, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्वांटम पार्टिकल्स की जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि ये ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ लाइट होती है। और होता क्या है कि क्वांटम पार्टिकल की अनसर्टेनिटी क्या होती है कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल की हम दो एस्पेक्ट को कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। उसमें अनसर्टेनिटी रह जाती है। एक को मेजर करते हैं तो दूसरी की अनसर्टेनिटी रह जाती है, और दूसरे को मेजर करते हैं तो पहले वाला अनसर्टेन हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे दो अनसर्टेनिटीज़ गिवन है, एक पोजीशन और मोमेंटम, दूसरी एनर्जी और टाइम। स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्टेटमेंट है, नो टू एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटम पार्टिकल कैन बी मेजर्ड विद 100% एक्यूरेसी। और इसकी रीज़न क्या है? अनसर्टेनिटी इन क्वांटम पार्टिकल इज़ ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट का तो आपको पता है कि लाइट पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती है और वेव के तौर पे भी एक्ट करती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम किस तरह ऑब्जर्व करते होते हैं कि लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करती है और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आई तक पहुँचती है और हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव नहीं करती, बल्कि एज ए वेव बिहेव करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल्स की, तो क्वांटम पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन पार्टिकल्स को लाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो इनको डिस्प्लेस कर सकती है। यानी इस तरह के लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह एक्ट करती है और इनको टकराने के बाद इसको पार्टिकल को मूव कर सकती है, रिकॉयल कर सकती है। तो इसलिए क्वांटम पार्टिकल्स के लिए लाइट वेव नहीं होती, बल्कि लाइट पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट कर सकती है। इस वजह से क्वांटम पार्टिकल्स की जो मेजरमेंट है पोजीशन में और मोमेंटम में, वो कभी भी एक्यूरेट मेजर नहीं की जा सकती एट द सेम टाइम।
स्टूडेंट्स यही हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। स्टेटमेंट इसकी देख लें। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ impossible to measure or calculate exactly both position and momentum of an object. This principle is based on the wave particle duality of matter. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है या क्वांटम पार्टिकल होगा, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल के लिए लाइट की डुअल नेचर होती है। नॉर्मल मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए लाइट की डुअल नेचर नहीं होती। लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है मैक्रो पार्टिकल्स के लिए। स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन को ऑब्ज़र्व करने के लिए एक ऐसी माइक्रोस्कोप बनाई जाए कि जिससे हम इलेक्ट्रॉन को देख सकें, तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी इस माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फाइंड कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी मेजर कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो होगा क्या कि लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, जिस तरह नॉर्मल ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, इसी तरह लाइट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होकर इस माइक्रोस्कोप के अंदर जाएगा और यहाँ से हम इसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि किसी लाइट की मदद से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी डायमेंशन जो है, लाइट की जो वेवलेंथ है उससे बहुत कम होनी चाहिए, तो तब हम उसको क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, डायमेंशन जो है ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा होनी चाहिए वेवलेंथ से। एक करेक्शन प्लीज़, कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से जो लैम्डा है, लैम्डा उससे शॉर्ट होना चाहिए। तो शॉर्टर वेवलेंथ अगर हम यूज़ करेंगे तो तब हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन जो है वेवलेंथ से कम है, तो इसको हम क्लियर ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे। तो इस मकसद के लिए अगर हम यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ, तो अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करते हैं और उसका मकसद ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्लियरली ऑब्ज़र्व कर लें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ का जब फोटॉन हम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो हमें पोजीशन है ये हमें एग्जैक्टली मिल जाएगी। ठीक है जी। तो लेकिन इसकी वजह से होगा क्या, जैसे ही फोटॉन इसको टकराएगा तो फोटॉन अपना मोमेंटम इसको इम्पार्ट कर देगा। डेल्टा पी जो फोटॉन का होता है एच अपॉन लेम्डा होता है। तो फोटॉन जो है यहाँ से टकरा के तो माइक्रोस्कोप के अंदर तो चला जाएगा, पोजीशन तो उसकी सही बता देगा, यानी यहाँ पे आप इमेज उसकी सही ले लेंगे, बट आप उस वक्त इसकी स्पीड जो है फाइंड नहीं कर सकते या मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन जो है एज ए पार्टिकल एक्ट किया है फोटॉन ने, और इससे टकराने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी चेंज हो गई है ओरिजिनल वेलोसिटी से, और वो रिकॉयल हो गया, और उसकी रिकॉयल की एक्चुअल अमाउंट भी पता नहीं चलती। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने यही पढ़ा था कि जब शॉर्टर वेवलेंथ का फोटॉन हम स्ट्राइक करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसको स्कैटर करा देता है। तो ये स्कैटर होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन का हम मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ किए तो इसकी पोजीशन हम ठीक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन लेम्डा होगी। तो अब हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करने से क्या हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करने से फोटॉन की हमें पोजीशन तो सही पता चल गई, बट उसके मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल किसके है, एच अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लेम्डा के बराबर है। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम फोटॉन्स की लेम्डा जो है लॉन्गर करते जाते हैं या फ्रिक्वेंसी उसकी कम करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि फोटॉन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है, पार्टिकल कैरेक्टर लो होता जाता है। तो अगर हम इस चीज़ से बचने के लिए हम इसकी लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिर फोटॉन जो है इसको एनर्जी नहीं दे सकता, अपनी मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए वेव फोटॉन यहाँ पे एज ए वेव बिहेव करेगा, और इससे टकराने के बाद यहाँ पे माइक्रोस्कोप के साथ टकराएगा और हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मसला होगा, लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ करने की वजह से
इलेक्ट्रॉन का साइज़ जो है वो इससे छोटा रह जाएगा वेवलेंथ लैम्डा से, और इसको हम क्लियरली ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसकी सही पोजीशन का पता नहीं चलेगा। ये आपको तस्वीर से इसका सही कंफर्म हो जाएगा। ये आपके पास एक हेज़नबर्ग माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ से लाइट सोर्स जो है यहाँ से टकरा रही है लाइट, और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद यहाँ से लेंस से पास होती है और यहाँ पे ऑब्ज़र्व हो रही है कैमरे में। तो कैमरे में अब जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो कंफर्म नहीं हो रही, ये भी हो सकती है पोजीशन, ये भी हो सकती है, या आपको ये दो स्पॉट नज़र आएंगे, या इसमें आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है या यहाँ मौजूद है। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है, डेल्टा एक्स। इसकी ये पोजीशन में एरर जो है वो डेल्टा एक्स है, एक्चुअल पोजीशन आप इसकी फाइंड नहीं कर सकते, और ये डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा के बराबर हो सकता है। यानी जितना आप लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा दें तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ गई, अगर वेवलेंथ कम कर दें तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो मोमेंटम के अंदर जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी वो कम हो जाती है। उसकी वजह ये कि लॉन्गर वेवलेंथ जब यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मोमेंटम तो फोटॉन अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मोमेंटम इसका ओरिजिनल रहेगा बट पोजीशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो पोजीशन के अंदर जो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही है। अगर ऐसा हो, एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और दूसरी उसके अकॉर्डिंगली कम हो रही हो, तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये हमने बॉयज़ लॉ में भी देखा था। तो हम इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है देखते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एच अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाई लेमडा। तो लेमडा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एच। तो इस अनसर्टेनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हम यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच, और यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू किसके है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच प्लांक्स कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मल जो पार्टिकल्स हैं, उनमें हमें अनसर्टेनिटी ऑब्ज़र्व क्यों नहीं होती। इसका एक जवाब तो शुरू में हमने दे दिया था कि नॉर्मल जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं उनके लिए लाइट डुअल नेचर नहीं है, लाइट की एक ही नेचर है और वो है वेव। दूसरी बात ये है कि प्लांक्स कांस्टेंट एच की जो है वैल्यू वेरी लो है, वेरी लेस है, लेस देन 1। तो जिसकी वजह से हम नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए जो अनसर्टेनिटी है वो इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होती। जबकि क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्वांटम पार्टिकल के मुकाबले में प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू अच्छी खासी है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी जो है वो ऑब्जर्वेबल है क्वांटम पार्टिकल की। तो नॉर्मल मैक्रो पार्टिकल्स की अनसर्टेनिटी ऑब्जर्वेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।